हेलो बच्चों, दिस इज अभिलाष यादव, योर सोशल साइंस टीचर। तो बेटा अभी हम लोग बात करेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, जो क्लास 10 का चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लासेस के अंदर अभी पॉलिटिकल साइंस करवा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 4 चैप्टर कर लिए हैं बेटा। 4 चैप्टर कौन कौन से करे हैं हम लोगों ने जो पहला चैप्टर किया था बेटा, वो कौन सा था? पावर शेयरिंग। दूसरा चैप्टर कौन सा था बेटा? फेडरलिज्म। तीसरा चैप्टर कौन सा था बेटा अपना? जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट। चौथा चैप्टर कौन सा था बेटा अपना? पॉलिटिकल पार्टीज। और जो लास्ट चैप्टर करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा जैसे कि हम लोगों ने ये जो चैप्टर्स किए थे, हम लोगों को पता है ये डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज से? डेमोक्रेसी से रिलेट करता है बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी बोल सकते हो आप लोग। कैसे? पावर शेयरिंग के अंदर हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में? डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे कि एक देश के अंदर कैसे कैसे जो है पावर को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप से पावर को शेयर किया जाता है। जैसे वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स प्रेशर ग्रुप्स। तो बेटा जैसे कि हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं सेम लेवल के ऊपर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कि जुडिशरी के पास अपनी खुद की पावर है, एग्जीक्यूटिव्स के पास में अपनी खुद की पावर है, लेजिस्लेचर्स के पास में अपनी खुद की पावर है। ठीक है, चलो उसके बाद में वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में? कि भाई वर्टिकल के अंदर लेवल्स के अंदर जो होता है वो पावर को डिवाइड करते हैं। उसी को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं बेटा। जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और सम अदर काइंड ऑफ लेवल। जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एक थर्ड टायर गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद में अब जो थर्ड टायर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, और ये लेवल्स के अंदर जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, किसको? हम लोगों ने जो लेवल्स के अंदर पावर को डिवाइड किया है, उसी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं बेटा। उस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट है। मतलब जेंडर का क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, रिलीजन का क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, और कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं बेटा पॉलिटिकल पार्टीज। कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से रोल प्ले करती है किसी भी देश के अंदर। कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो जीत जाती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है, जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। और भी बहुत सारे रोल्स है, जैसे पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम्स बनाना फॉर द कंट्री। जब आप गवर्नमेंट के लिए आप गवर्नमेंट को होल्ड करते हैं, आप इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है बेटा, अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पढ़ेंगे और बाकी चीजों के कंटेक्स्ट में भी पढ़ने वाले हैं। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई उनके आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है बेटा? रूल ऑफ पीपल। अब डेमोक्रेसी 2 वर्ड से बना, डेमो और क्रेसी से। डेमोक्रेसिया जिसको बोल सकते हैं बेटा। डेमो, जो ये वर्ड है डेमो, अगर हम इसको ब्रेक कर दो 2 हिस्सों के अंदर, तो डेमो का मतलब क्या हो गया बेटा? पीपल। क्रेसी का मतलब क्या हो गया बेटा? रूल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मैं अगर बात करूंगा ऑटोक्रेसी, तो इसको भी मैं 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। ऑटो का मतलब हो गया बेटा सेल्फ, क्रेसी का क्या मतलब हो गया बेटा?
रूल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सेल्फ रूल। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी चलेगी, एक बंदे की ही चलेगी बेटा, ठीक है। और इसी को ही मैं बोल सकता हूं तानाशाही, डिक्टेटरशिप का एक रूप बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी का, ठीक है। बात क्लियर होगी बेटा, ओके। चलो अब देखो बेटा कि हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग कि भाई डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इट इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, या फिर डेमोक्रेटिक गवरमेंट कौन सी होती है, इट इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर चूजन बाय द पीपल बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। मतलब इलेक्शंस के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज करते हैं, जो उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, जो उनके लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो उनके लिए देश के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ा था, जो डेमोक्रेसी वाला पार्ट था, जिसका नाम था, चैप्टर का क्या नाम था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब उस क्लास के अंदर, क्लास 9th में उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ फीचर्स के बारे में बात की थी। किस चीज के बारे में, फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो मेन फीचर्स है बेटा क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, सबसे पहला है बेटा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किन के हाथों में है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग चूज करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, चूज करके हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भेजते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब चूज हम लोगों ने किया तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो हमारे हाथों में है। कैसे, हम लोगों ने चूज करके भेजा है उनको, ठीक है। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, तो वो डिसीजन जो होगा वो हमारे लिए ही होगा, है ना। चलो अब देखो बेटा आगे क्या है, सेकंड जो फीचर पढ़ा था हम लोगों ने, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक वोट दे सकता हूं, ठीक है, और उस वोट की वैल्यू भी काउंट होगी एक। चाहे मैं प्रधानमंत्री हूं इस देश का, तो भी मैं क्या कहूंगा कि भाई मैं एक पर्सन हूं, मेरी वोट एक ही रहेगी और मेरी वोट की वैल्यू भी एक ही रहेगी। चाहे मैं राष्ट्रपति हूं उस देश का, तो भी सेम कंडीशन रहेगी बेटा। तो यही तो है डेमोक्रेसी बेटा, कि इसके अंदर हर कोई क्या होता है, बराबर होता है, हर एक वोट की वैल्यू बराबर है, चाहे वो सबसे अमीर इंसान हो देश का, चाहे वो सबसे गरीब इंसान हो देश का। तो यही फीचर क्या कहता है कि भाई 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, ठीक है, जो थर्ड है बेटा रेस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है बेटा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है जो हम लोग 9th के अंदर कर चुके हैं, ताकि आप माइंड के अंदर रिकवर कर लो इस चीज को कि हाँ ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलो अब देखो रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब हम लोगों को पता है बेटा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उनके अंदर जो सिटीजन्स होते हैं उनको क्या देते हैं बेटा, राइट्स देते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। अब अधिकार किस प्रकार से हो सकते हैं बेटा, उनको बोलने का अधिकार दिया जाता है, उनको पूछने का अधिकार दिया जाता है बेटा, ठीक है। उनको जो डेमोन्स्ट्रेशंस है, मतलब कहीं पे भी अगर प्रोटेस्ट है, उनका अधिकार है कि वो अपनी जो बातें हैं वो किस प्रकार से गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। ओके बेटा, अब रूल ऑफ लॉ, अब ये लॉ आ गया बेटा। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों, हमारी जो प्रोसेस होती है उस देश के अंदर,
जो लॉ बनते हैं वो किस बेस पे बनेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें लिखी है ना उसी बेस के ऊपर क्या बनेंगे बेटा, लॉ बनेंगे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राष्ट्रपति की जो पावर है वो सारी डिसाइडेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रधानमंत्री की क्या क्या पावर्स है वो सारी डिसाइडेड है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट्स के अंदर क्या पावर दी गई है वो सारी भी डिसाइडेड है बेटा। ठीक है, मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। ओके, चलो ये तीन तो बिल्कुल ही मेन फीचर्स हैं, और एक फीचर जो मेन है वो कौन सा हो गया था बेटा कि भाई रूल ऑफ पीपल, की इन डेमोक्रेटिक कंट्री द रूलर्स आर चोजन बाय द पीपल, इट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं बेटा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, कि भाई डेमोक्रेसी को तो पढ़ लिया, अब इसके आउटकम्स क्या है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे जाने से पहले मेरे को सबसे पहले आपको पढ़ाना होगा क्या, आप सबको पता होगा बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो जहां पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहां, जहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बेटा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि एक क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि भाई जो क्वेश्चन डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स but not good in practice। ठीक है बेटा, अब प्रिंसिपल्स क्या है, अब प्रिंसिपल्स तो बेटा आप लोगों को पता भी होगा कि भाई प्रिंसिपल जो है कि भाई लोगों की डिग्निटी के बारे में बातें होती हैं, लोगों के राइट्स के बारे में बातें होती हैं, लोगों को जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी गई है उसके बारे में बातें होती हैं, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बातें होते हैं बेटा। और जो रिजोल्यूशन होता है बेटा किस चीज का, जब रिजोल्व होता है किस चीज का कि भाई अगर देश के अंदर कभी किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आता है तो उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ओके बेटा, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा तो प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है, सिद्धांत, क्या होता है सिद्धांत, बट नॉट गुड इन इट्स प्रैक्टिस। अब ये बात तो बोल दी, स्टेटमेंट दे दी, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग आंसर के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट है इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे हम लोग कि भाई अब प्रिंसिपल्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि लोगों के राइट्स, लोगों की डिग्निटी, ठीक है, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उसके बाद में जो रिजोल्व होता है कॉन्फ्लिक्ट वो किस प्रकार से होता है, और जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है वो किस प्रकार से दिखती है। अब एग्जांपल्स के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, अब प्रैक्टिस के अंदर गुड क्यों नहीं है, मेन बात ये है। एक एग्जांपल देखो बेटा कि भाई मैंने क्या किया, ठीक है, एक सड़क बननी है, ठीक है, उस सड़क को बनने में कुछ खर्चा लगेगा, ठीक है, अच्छा खर्चा लगेगा, लेकिन सबसे पहले डिसीजन होगा कि भाई सड़क बननी है। उस सड़क को बनने में, उस सड़क के ऊपर डिसीजन लेने में बहुत सारा समय लगेगा। क्यों, हम लोगों को उसका जो बजट है उसको पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद में जो परमिशंस चाहिए कि उस एरिया के अंदर जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, तो परमिशन लेने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ओके, उसके बाद में क्या है, अब अगर मैं एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करूं तो उसके अंदर हम लोगों को डिसीजन नहीं लेना, एक ही बंदा डिसीजन लेगा। मतलब क्या हुआ कि उसने जो डिसीजन लिया वही लॉ बन जाएगा। अब उस बंदे ने क्या बोला कि भाई सड़क बनानी है और वो आज की आज बनानी है, तो सड़क आज की आज ही बनेगी। क्यों, ही हैज द
ओनली पावर, ओके, ही हैज द ओनली पावर, उसके पास ही सारी पावर है बेटा कि हाँ जो मैंने बोल दिया वही डिसीजन है, उसी को मैं फाइनल डिसीजन मानूंगा। क्लियर है बेटा? तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहां पे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो होता है। अब देखो बेटा, अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री, अब डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, अब तो नॉन डेमोक्रेसी, जहां पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वही अच्छी है बेटा। नहीं, क्यों? क्योंकि जो कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लोग उनके बारे में बातें भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो सिर्फ एक तानाशाह का राज होता है। उसके बाद में जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि भाई अगर डिसीजन लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको खिलाफ जा सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, और उसके अंदर चेंजमेंट भी ला सकते हैं। ओके बेटा, आपको क्लियर हो गया होगा ये बात? चलो, तो दिस इज वाई डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट गुड इन प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं जिससे हम लोग ये बात को बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा अगला पार्ट क्या है इसके अंदर। आप सपोज करो बेटा, ठीक है, एक वर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एक वर्ड है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है बेटा? आपने फिजिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि भाई तीन चीजें होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसल्यूसेंट, एक ओपेक। मतलब क्या हो गया? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो गया? साफ साफ दिखाई देना, कि आर पार साफ दिखाई देता है। ट्रांसल्यूसेंट धुंधला दिखाई देता है, ओप बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देता, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या है ट्रांसपेरेंसी? अब मैं बोल सकता हूं कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक प्रकार की क्या है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास क्या है कि अगर देश के अंदर किसी प्रकार की कोई भी बातें होती हैं तो गवर्नमेंट को उनको बताना होता है कि भाई ये जो बातें हुई है क्यों हुई है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बताता हूं बेटा मैं आपको, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सड़क का एग्जाम्पल दिया था। अब सड़क का जो एग्जाम्पल था वो किस प्रकार से था कि भाई अब सड़क बनी, अब लोगों को जानना है कि भाई वो सड़क जो बनी उसके अंदर भाई खर्चा कितना आया। ठीक है, अब खर्चा जो भी खर्चा आया वो किस चीज के ऊपर कितना खर्चा हुआ, कि भाई सड़क बनने में भाई तारकोल भी लगता है, सड़क बनने में भाई पत्थर भी लगते हैं, कंकड़ भी लगते हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर खर्चा कितना आया। ठीक है, और दूसरा, अब देखो बेटा इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ता हूं बेटा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बेटा। देखो ट्रांसपेरेंसी हो गया बेटा पारदर्शिता। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया बेटा मेरे पास में, जवाब दे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, दोनों के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि भाई दोनों के अंदर डिफरेंस क्या। अगर ये चीज आ गई तो हम लोग लिखेंगे कैसे। सड़क का एग्जांपल दिया था अभी मैंने, सड़क बनी, ठीक है, सड़क के अंदर खर्चा कितना आया, सड़क के अंदर मटेरियल क्या क्या यूज हुआ, उन सारी चीजों को इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भाई 2005 के अंदर, ठीक है, इन 2005 एक एक्ट आया था जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीआई एक्ट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर जो सिटीजन्स है उनको किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी पिटिशनर है इस चीज का, ठीक है, तो गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर उसका जवाब देना होता है। ठीक है,
कि भाई आरटीआई आई है, चलो उनको जवाब देते हैं, वो जवाब आपको गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर दे देगी। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी केस है जो किसी की लाइफ से रिलेट कर रहा है तो बेटा 48 आवर्स के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर उस आरटीआई का रिप्लाई देना होता है। ठीक है, दैट इज ए ट्रांसपेरेंसी, कि भाई सारी चीजें आपके सामने हैं, हर चीज का जवाब आपको मिल रहा है। चलो ये बात हो गई ट्रांसपेरेंसी की, भाई खर्चा कितना आया। ठीक है, उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी की एक बार बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देना। अब देखो जवाब कैसे देगी सरकार कि भाई सड़क बनी, सड़क टूट गई। अब सरकार ने जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, चाहे वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्ट ने जिस भी इंजीनियर को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, तो अब उन लोगों से हम लोग जवाब पूछेंगे कि भाई आप लोगों ने ये मटेरियल यूज कैसा किया था, ये मटेरियल यूज जो भी किया था, तो ये सड़क टूटी क्यों, और सड़क जो टूटी वो क्यों टूटी। ठीक है बेटा, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी हम लोग जवाब मांग सकते हैं सरकार से बेटा। ठीक है, और आगे आने वाले समय में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर 2 वर्ड और ऐड होंगे बेटा। कौन सा है? रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। मतलब रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है बेटा? उत्तरदायी। लेजिटिमेट का मतलब क्या है बेटा? जायज। और वैध। हम बोलते हैं बेटा कि ये चीज जायज है, ये चीज वैध है, ये चीज वैलिड है, तो ये क्यों है? अब एक लाइन के अंदर इसका आंसर देना पड़े तो बेटा क्या देना है कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये सारी है। क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसने चूज किया है? हम भारत के वासियों ने चूज किया है। मतलब जो भारत की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हम लोगों ने चूज किया है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे इन्हीं चीजों के बारे में बेटा। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि भाई कैसे किस गवर्नमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, जो पॉवर्टी रेशियो है वो कहाँ पे ज्यादा कम हुई, कहाँ पे कम हुई है। ठीक है, कहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, कहाँ पे जो रेशियो है जो रिच पीपल है टू द पुअर पीपल, कहाँ पे रेशियो वो इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे रेशियो वो डिक्रीज हुआ है। तो आगे जाके बेटा इन चीजों के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा। ओके, आई होप यू ऑल आर गुड, थैंक यू।